हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे एकदम बढ़िया है, मजे में है, तंदुरुस्त है। और जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स इस बार बहुत ही अच्छे गए होंगे दिसंबर 2021 के। बच्चों का काफी बार सर ये आ रहा था कि सर आप हमें ना एक बार के लिए पेपर के एनालिसिस बता दीजिए, पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का। तो ये चीज जरूर होती है कि एग्जाम्स के दौरान में मैंने अपनी तरफ से वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज ऑब्वियसली होता है कि एग्जाम्स में बच्चे सारे अपने पेपर में फोकस कर रहे होते हैं। तो मेरे को था कि मैं एग्जाम्स के दौरान में आप लोगों को डिस्टर्ब ना करूं। अब मैं आपके पेपर खत्म हो चुकर, उम्मीद है कि अच्छे पेपर हुए होंगे। तो मैं अब आप लोगों के लिए एक बार के लिए जो पेपर नंबर 1 हमारा अकाउंट्स का सीए फाउंडेशन का, उसके लिए यहाँ पर आज आप लोगों के सामने आया हूँ और योर पेपर एनालिसिस की पेपर का क्या लेवल था, कौन से क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई थी और हमारे पास हर क्वेश्चन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है ना। सो हम अपने पास आज के इस वीडियो के अंदर उस चीज को अपने पास डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम अपने पास चलते बेटा पेपर डिस्कशन पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पेपर ये फाउंडेशन का आपके पास था, तो पेपर कुछ इस प्रकार से आप लोगों का दिखा था। जहां पर मैं सबसे स्टार्टिंग में जैसे पेपर आता है ना, पहला पेपर होता है, एक बार के लिए क्या होता है, जब घर पे बैठ के तैयारी करते हो, जब पेपर आता है तो फीलिंग ही अलग होती है। ठीक है ना। एंड वो फीलिंग आप लोगों ने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की थी, और जिन बच्चों का चलो मई में एग्जाम है वो बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे ऐसी फीलिंग को। तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं, टोटल पेपर के अंदर बेटा 6 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, 6 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। 3 आवर्स का हमें यहाँ पर में टाइम मिलता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, इट्स अ सब्जेक्टिव आपके पास एग्जाम है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंपलसरी होता है और हमें बाकी 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 5 में से हमें कोई भी 4 करने होते हैं, देयर इज ओवरऑल चॉइस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो हमारे पास एज यूजुअल जैसे हमेशा बोलते हैं, दैट इज आपके पास था ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड में। ठीक है ना। नाउ मैं आप लोगों के साथ बेटा यहाँ पे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, बट हम सारे क्वेश्चन को ये नहीं है कि प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। उसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए बाद में लेके आऊंगा डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो। अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे अपने पास चीजों को। एंड मैं आप लोगों को साथ के साथ जो बेटा है एक बार के लिए हर क्वेश्चन में क्या क्या मेन पॉइंट ऑफ एम्फेसिस थे वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहूंगा। दिस इज अ समरी व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन था, पार्ट है उसका 12 नंबर का आपके पास है, ट्रू फॉल्स का है। मतलब चैप्टर ने मैं सच नहीं बोला मैंने, इसका रीजन भी क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आपके अलग अलग चैप्टर से मिक्स होता है। ठीक है ना। नाउ इस क्वेश्चन को अगर हम अपने पास देखते हैं माय डियर, इस क्वेश्चन को अगर हम अपने पास देखते हैं तो यहां पर में सबसे पहला जो पार्ट था वो आपके पास था, एनी अमाउंट स्पेंड टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंसेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा इसका आंसर होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज हम इसमें बोलते हैं अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना, अगर आपका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका कैपिटल खर्चा होता है, कि शॉर्ट टर्म है तो रेवेन्यू आपके पास हो जाता है। तो स्टेटमेंट इज जनरली हम बोल देते हैं इसको फॉल्स। ठीक है ना। एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड ऑन रिपेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर कैपिटल खर्चा। बिल्कुल सही बात है, सेकंड हैंड आपने एसेट खरीदा तो उसके लिए आप जो खर्चा करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो आपका कैपिटल खर्चा होता है। बिल्कुल स्टेटमेंट 2 है आपके पास। ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। बेटा स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट होता है बैड डेट अकाउंट में, वो बैड डेट अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ना कि डेटर्स अकाउंट से। डेटर से डायरेक्टली एक्चुअल बैड डेट्स माइनस होते हैं। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के इंजॉय करते हैं वोटिंग राइट्स। तो बेटा प्रेफरेंस होल्डर्स के पास तो वोटिंग राइट्स होते ही नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई हमारे पास। देयर इज नो एंट्री पास बाय कंसाइनी इन दिस बुक्स फॉर द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद हिम। बिल्कुल सही बात है। जो स्टॉक बचा रह गया कंसाइनी के पास, कंसाइनर का भेजा हुआ, उसके एंट्री बेटा कंसाइनर डालता है, कंसाइनी थोड़ा दिखाता है। तो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और लास्ट था, डिस्काउंट कॉलम कैश बुक को कभी बैलेंस नहीं किया जाता। अब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अपने पास कैश कॉलम और बैंक कॉलम को करते हैं। डिस्काउंट कॉलम के बेटा 2 अलग अलग अकाउंट है, एक डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसको बैलेंस नहीं किया जाता। ठीक है ना। उसका सिर्फ टोटल डाला जाता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है आपके पास ये वाली। तो सर्टेन स्टेटमेंट फॉल्स, सर्टेन ट्रू हमने बात करी अपने पास। एंड बहुत से बच्चों का पेपर के बाद यही आया था कि सर पेपर हमारे पास काफी अच्छा गया, जो हमने सारी चीजें अपने लेक्चर्स के दौरान में करी थी वही सारी चीजें यहाँ पर कवर थी, और उसी को हम एक बार के लिए अपने पास गो थ्रू यहाँ पर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज ट्रू फॉल्स, 12 मार्क्स का था। सेकंड जो आपके पास था ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का था। बच्चे बार बार ये बोलते हैं सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले जो चैप्टर है इन्वेंट्रीज का, वहां से ना सिर्फ वो एडलेस वाले क्वेश्चन आते थे, बिफोर वेरिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन वाले जो आपके पास आते 31 मार्च के बाद। तो फिजिकल वेरिफिकेशन उससे पहले करी बाद में करी, बट मैं हमेशा बोलता था फीफो लीफो वेटेड एवरेज वाले का आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन अगर बिल्कुल स्टडी मैट के अंदर मेरे जो नोट्स है उसके अंदर में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास कवर है। आसान सा क्वेश्चन था जहां पर मैं हमें इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी थी बेटा, अगर वेटेड एवरेज मेथड होता है। और वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, यू हैव टू कंसीडर द वैल्यू
एंड आपके पास जो यूनिट्स है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे चलते, तो हर ट्रांजेक्शन के बाद आप वो स्टोर लेजर अपने पास बनाते और उससे आपके पास ये क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा मेजर पॉइंट ही नहीं था। डेट बाय डेट चलते, स्टोर लेजर बनाते, कितने आपने खरीदे, बेसिकली कितने इश्यू करे, कितने बैलेंस हो गया, और वेटेड एवरेज से आपके पास क्वेश्चन इजीली हो जाता है। ठीक है ना। जो थर्ड था दैट वाज टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, और इंस्टीट्यूट बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दे, विच इज द बेसिक। टर्म्स का मतलब क्या? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई जब चीज आपके पास खर्चा इंकर हो गया तब रिकॉर्ड हो जाएगा, ना कि जब पे किया जा रहा है। इनकम जब एक्रू होगी, अर्न कर ली, तब इनकम दिखा देगी, ना कि जब रिसीव हो रही है, तो दैट इज एक्रूअल बेसिस। Amortization is the word which is used for intangible assets. Goodwill, patent, copyright को हम जो over the period अपने पास राइट ऑफ करते हैं उसे बोलते हैं amortization for intangible assets. Contingent assets, contingent liabilities, contingent asset मतलब जो फायदा आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, which is dependent on the happening or non happening of uncertain future event जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. And contingent liabilities का हो गया रिवर्स, कि जो लाइबिलिटी कल को अराइज हो सकती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, डिपेंडेंट ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो वो आपके पास 1-1-2-2 लाइंस आपके पास इसके बारे में बताना था, जिससे आपके 4 मार्क्स बन जाते हैं। और मैंने यहीं पे एनालिसिस में भी यही बात लिखी है। जो सेकंड पार्ट था इन्वेंट्रीज का, वो वेटेड एवरेज मेथड से रिलेटेड था, और जो थर्ड पार्ट था वो अकाउंटिंग टर्म्स आपको 4 दे रखी थी, एंड वो 1-2 लाइंस आपको हर के बारे में एक्सप्लेन करना, क्योंकि 1 मार्क की एक है बेटा, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है ना। देन अगला जो क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मतलब ऐसा क्वेश्चन देखे ना, मतलब हम बोलते हैं लड्डू, ये तो बिल्कुल आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें तो नंबर बटोरने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस हमें यहाँ पे बनाना था, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर आपके पास सिंपल सी बात है बेटा, एसेट और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस है, इनकम है आपके पास, लायबिलिटी है, कैपिटल है, उनका क्रेडिट बैलेंस है, वही सारी चीजें डालनी थी। आप सारी चीजों को डालते ऑटोमेटिकली आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाना। पर एक यहाँ पे बच्चा ना जो गलती है, और बच्चा जो पॉइंट पूछता है वो ये है, सर क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ वैल्यूज में दे दिया, तो क्या वो भी आना था? बेटा वो नहीं आना था। बात समझो, क्लोजिंग स्टॉक तब ट्रायल बैलेंस में आता है अगर परचेजेस वो एडजस्टेड परचेज होते हैं, और यहाँ पे उसने ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ था, आपके पास परचेजेस भी अलग से सेपरेटली दे रखी थी, ना कि वो एडजस्टेड परचेजेस आपके पास थी। एडजस्टेड परचेज होते हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट लेता है, और उसके बिना ही आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली हो रहा है, उसके बिना ही आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक को पुट नहीं करना था, वो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है। वो ट्रायल बैलेंस में कब आता है? अगर उसकी एंट्री का इफेक्ट लिया जाता है बाय पासिंग द एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू परचेसेस, तो उस केस में वो एडजस्टेड परचेज होती है। ठीक है ना। वो बिना क्लोजिंग स्टॉक के जब आपने डाला तो टैली हो गया, तो आपको वैसे पता चल जाएगा हाँ भाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं आना था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में एकमात्र जो पॉइंट था, जो मैं अगर बात करूंगा 5 मार्क्स क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, और वो क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट था, जो कि यहाँ पे नहीं आना था। उसने एक छोटा सा पॉइंट डाला था बच्चे के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था। देन जो हमारे पास अगला इसका पार्ट भी था, वो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल आसान था, बट कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे थोड़ा सा डेट्स पे ध्यान रखना था, बस डेट्स पे ध्यान रखना था आपको। तो उसने ये बोला था 1 जनवरी 2019 को कोहिनूर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक बस खरीदी बेटा फॉर 8 लाख रुपीज की। 1 जुलाई 20 को ये बस डैमेज हो गई थी ड्यू टू फायर, और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, और 6 लाख रुपए हमें मिले चेक के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी से पूरी सेटलमेंट में 1 अक्टूबर को। तो बस तो डिस्ट्रॉय 1 अक्टूबर को होगी, पर पैसे 1 अक्टूबर को आ रहे, 1 जुलाई को होगी थी, 1 अक्टूबर को आपके पास पैसे आ रहे हैं। 1 जुलाई को एक और बस खरीदी थी कंपनी ने 10 लाख रुपीज की। कहते हैं डेप्रिसिएशन का मेथड है 20% पर एनम WDV मेथड, और डेप्रिसिएशन बताओ 31 मार्च 21 की, यानी कि 2021 की, और गेन और लॉस क्या है? तो बेटा यहाँ पे जो साल खत्म हो रहा है ना, वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो हमारे पास जब गेन लॉस निकालना था, तो आपको ये चाहिए होती कि उस दिन की बुक वैल्यू क्या थी। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को बेटा 2019-20 की डेप्रिसिएशन लगानी थी, हमारे पास जो आ रही है एक तरीके से, विच इज अगर मैं बोलूं 2019-20 से ही पहले 18-19 की डेप्रिसिएशन। द रीजन इज क्योंकि हमारा साल जो है वो 1 जनवरी 19 को खरीदा था, तो इस साल में हमें 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगी होगी, जो कि 1 जनवरी फरवरी मार्च। फिर आपने बेटा उस एसेट पे 19-20 की डेप्रिसिएशन लगाई होगी पूरे साल की, फुल ईयर की 12 मंथ्स की, फिर आपने पूरे साल का। और WD मेथड है, तो जो वैल्यू आ रही थी 3 महीने की डेप्रिसिएशन का, तो उसके ऊपर लगाई होगी। और फिर 2021 में भी उस एसेट पे बची हुई वैल्यू पे आपने कितने महीने की लगाई होगी? सर 3 महीने की, 1 जुलाई तक। ये सब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, आपकी आई होगी उसकी बुक वैल्यू कितनी है,
उस बुक वैल्यू को कंपेयर किया होगा, हमें कितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिले, 6 लाख रुपए, और वो प्रॉफिट लॉस आपके पास निकल जाएगा। तो ये हमारे पास था जो एसेट हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। और डेप्शन बेटा 1 जुलाई तक ही लगनी थी उस साल की, 1 अक्टूबर तक नहीं, क्योंकि एसेट डिस्ट्रॉय तब हो रहा है। तो पैसे इंश्योरेंस कंपनी 3 महीने बाद दे रही है, 3 महीने की डेप्शन नहीं आनी थी, ठीक है ना। जो पॉइंट मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट था। और साथ के साथ जो आपने न्यू एसेट खरीदा, जो नया वाला खरीदा था, उस पर कितने पीरियड की डेप्रिसिएशन आनी थी? सर वो 1 जुलाई 20 को खरीदा था, तो उस पर हमारे पास 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आनी थी। तो क्वेश्चन ने आपसे एक तो गेन लॉस पूछा, उसका मैंने बता दिया कैसे करना था, और जो नया खरीदा उस पर 9 मंथ्स की है। पर हमें जो डेप्रिसिएशन उसने पूछा है पीएनएल में कितनी जाएगी हमारी डेप्रिसिएशन, तो बेटा वो एक ये वाली जानी थी 3 महीने की, और एक ये वाली जानी थी जो करंट ईयर के पीएनएल में जानी डेप्रिसिएशन इस साल की। तो वो जो एसेट आपका डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी भी 3 महीने की डेप्शन थी, और जो नया खरीदा उसकी भी 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है। एंड डब्ल्यूडीवी मेथड के हिसाब से आपका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा जैसे मैंने बोला डेट्स के ऊपर ध्यान रखना था, ठीक है ना। देन अगला जो क्वेश्चन था अगेन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, ये हमारे पास आ गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। और यहां पर में हमें सारी ट्रांजेक्शंस दिया उसने। कैश बुक का बेटा आपको जो है बैलेंस दिया हुआ है 4,45,000 है उसके बैंक में, बेसिकली कैश बुक का बैलेंस दे रहा है। और इन्वेस्टिगेशन पे आइटम्स आपको बताते चल रहा है, और हमें नीचे क्या कह रहा है, अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक। अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक का मतलब क्या हो गया सर, एडजस्टेड कैश बुक हमें बनानी है। मतलब कि जो एंट्रीज हमने कैश बुक में नहीं डाली, जो गलतियां हमने कैश बुक में करी, उसे ठीक कर देंगे। और फिर सिर्फ जो टाइमिंग डिफरेंसेस रहेगा या गलती कोई पासबुक में हुई है, वही चीजें आपकी बीआरएस में दिखनी है, जो कि उसने बोला स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग विद द बैंक पासबुक बना दीजिए। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन। इतनी बात कर लेते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वह आपकी कहां पे एक तरीके से जारी होगी। तो यहां पर में जो चेक 60,000 के थे वो क्रेडिटर्स को दिए थे, वो प्रेजेंट ही नहीं हुए थे बेटा फॉर पेमेंट टिल डेट। दिस आइटम विल गो अंडर बीआरएस, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का। चेक पेड इनटू बैंक 1,10,500, जिसमें से 555 की सिर्फ कलेक्ट करे थे बैंक ने। तो जो बाकी अमाउंट बचा वो अभी भी चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर है, अगेन वो बीआरएस में दिखना है, अगेन टाइमिंग डिफरेंस है, ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आने। फिर डिविडेंड 4,000 का, रेंट 60,000 का बैंक को मिला था और पासबुक में एंटर हो गया पर कैश बुक में नहीं डला, तो एडजस्टेड कैश बुक में एंट्री लेंगे, 2 डिविडेंड 2 रेंट, बढ़ाएंगे कैश बुक के बैलेंस को। तो ये आपके पास एडजस्टेड कैश बुक में आपके पास चीज दिख रही है, ठीक है ना, ये कैश बुक में दिखेगी। देन इंश्योरेंस प्रीमियम था 31 दिसंबर का, बैंक ने पे किया 2700, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, अगेन आपके पास ये कैश बुक में ही आना है, एडजस्टेड कैश बुक में। तो आपके पास बाई इंश्योरेंस प्रीमियम करके आ जाना था, ठीक है ना। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹500, तो अगेन आपके पास गलती है कैश बुक में, तो अगेन आपके पास कैश बुक में ही होना था, अंडरकास्ट थी पेमेंट साइड, तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे हम अपने पास, पेमेंट साइड में वैल्यू दिखा देंगे, अंडरकास्टिंग ऑफ द पेमेंट साइड। बैंक चार्जेस 150 के, अगेन पासबुक में नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, अगेन एंट्री इन द कैश बुक, बाय बैंक चार्जेस जल जाएगा हमारे पास। देन अब बीपी ऑफ 20,000 पे किया था बैंक ने बट एंटर नहीं हुआ था कैश बुक में, अगेन आपकी कैश बुक में एंट्री आ गई। और एक बीआर 6,000 का डिस्काउंट कराया था बैंक से 600 की कॉस्ट पे, वो भी एंटर नहीं हुआ था कैश बुक में, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं डली। जो अमाउंट हमें मिला कितना 5900, तो 20,000 की बीपी की पेमेंट 5900 जो हमें मिला है वो एंट्रीज हमने अपने पास नहीं दिखाई, अगेन हम अपने पास कैश बुक में एंट्री दिखाएंगे तो आ जाएगा। तो एडजस्टेड कैश बुक था ना, इसलिए जो चीजें आपके पास है वो कैश बुक में आपके पास दिख गई, बेसिकली बैंक अकाउंट में दिख गई। और जो बीआरएस में वो 2 चीजें हमारे पहले 2 पॉइंट थे, और ये आपके पास 10 नंबर आप लोगों को दे देता है बेटा ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास इजीली था। तो जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन 2 आ रहा था उसके 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट ट्रायल बैलेंस रिलेटेड मैंने बोला, सेकंड पार्ट 5 मार्क्स का था, डेप्रिसिएशन से था, वहां डेट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना था, मैंने बात करी। और जो थर्ड आपका पार्ट था बीआरएस का, वहां पे एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस आपकी बननी थी। तो इजी पॉइंट्स है, सो नथिंग एज सच, कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट यहाँ पे नहीं था, ठीक है ना। देन अगले हम अपने पास चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे आपका ये क्वेश्चन था बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड 10 मार्क्स का क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सा ध्यान सिर्फ रखना था सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज पे। और यहां पर मैं क्वेश्चन ने क्या किया आपके सामने, क्वेश्चन ने बेटा आपके पास बिल ड्रॉ की बात भी करी, आपके पास एक बिल की डिसऑनर की बात भी करी, फिर उसे रिन्यू भी किया क्या, और फिर बाद में रिटायरिंग ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट आ गया। तो बस ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन चलना था, मैं डेट बाय डेट। एक बार हम जनरल सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लेते और बात कर लेते कौन कौन से इवेंट्स है। तो क्वेश्चन में 12 मई को बेटा उसने बोला है ए ने गुड्स बेचे थे बी को 36,470 के और उस पर बिल ड्रॉ करे थे 2।
एक 16,470 का 1 महीने का और दूसरा 20,000 का 3 महीने का, और बी ने एक्सेप्टेंस दे दी। तो गुड्स बेचे, B2 सेल हुआ होगा, फिर BR2B आपके पास 2 बिल्स आपके पास आ गए, BR1 एंड BR2। हमें एंट्रीज बेटा जो डालनी है ना वो ए की बुक्स में ही डालनी है, यहाँ पे बी की बुक्स में नहीं, ए की बुक्स में। तो हमने 2 बिल ड्रॉ कर दिए। 5 जून को जाके ए ने दोनों बिल्स को अपने बैंकर को भेज दिया फॉर कलेक्शन ऑन दी ड्यू डेट। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR आपके पास हो गया, बिल चलेगी बैंक को। पहले बिल की तो पेमेंट आ गई, तो बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। पर कह रहे ड्यू टू सम टेम्परेरी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बी ने सेकंड बिल की पेमेंट नहीं करी ड्यू डेट पे, और बैंक को पे करने पड़े 20 रुपीज एज नोटिंग चार्ज। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से 20 रुपए नोटिंग चार्जेस काट लिए। तो जब बिल डिसऑनर हुआ होगा तो हमारी एंट्री बनी होगी जो ड्रॉई है बेसिकली बी, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ गया, टू बैंक आ गया जो 20 रुपीज के नोटिंग चार्जेस काटे। तो हमने इफेक्टिवली उसे कितने रुपए लेने हैं, 20,000 प्लस 20 रुपीज, 20,020। 16 अगस्त को जाके उसने बोला एग्री किया ए और बी ने कि बी अब इमीडिएटली देगा 8020। तो बेटा टोटल उससे लेना था 20,000 प्लस 20, दैट इज 20020। 8020 उसने मुझे कैश में दे दिया जो है। तो आपके पास बाकी कितना बचा, ये आपके पास बचा 12,000 रुपए जो उससे और लेना बाकी है। कैश में पैसे आ गए, उससे कैश टू भी हो गया। बाकी नया बिल एक्सेप्ट किया 12,480 का, जिसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, पार्ट पेमेंट ऑफ द डिसऑनर बिल, क्योंकि आप अपना रिन्यू कर रहे हैं। तो आपके पास 12,480 का अगर बेटा सेकंड बिल है तो इसमें ध्यान से इंटरेस्ट है कितने रुपीस का, ऑटोमेटिकली आ गया 480 का, जो इंटरेस्ट की बेसिकली वो इनकम अपने पास रिकॉर्ड करेगा, इनकम रिकॉर्ड करेगा। तो BR2B2 इंटरेस्ट एक तरीके से हो जाएगा 480 की इंटरेस्ट। ए ने इमीडिएटली अपने भेजे एक्सेप्टेंस टू बैंक फॉर कलेक्शन, फिर से वो बिल बैंक को भेज दिया, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR हो गया ये वाला बिल 12,480 का। 1 अक्टूबर को बी ने अप्रोच किया फॉर करे 12,240 फॉर रिटायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, और ए ने रिक्वेस्ट करी। तो 12,480 में से बेटा मिले कितने, 12,240। तो डिस्काउंट या रिबेट आप बोल दीजिए कितने का देना पड़ा आपको, 240 का, क्योंकि वो पहले आगे पैसे देके जा रहा है। 12,480 में से 12,240 मिल रहे हैं, तो हमारे पास 240 का रिबेट आ गया। तो ये आपके पास जनरल सा क्वेश्चन था, सीक्वेंस के हिसाब से आपकी एंट्रीज जल जाती है, ठीक है ना। देन जो अगला क्वेश्चन था ये फिर से मैं बोलूंगा लड्डू क्वेश्चन आपके आसान। ये क्वेश्चन आपके पास है बेटा, 2 पार्टीज के बीच में, मिस्टर ग्रो और मिस्टर ग्रीन के बीच में फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स हुई है। एवरेज ड्यू डेट निकालनी थी, परचेजेस दे दी बेटा और आपके पास सेल्स दे दी है। हमें कह रहा है एवरेज ड्यू डेट निकालिए टेकिंग बेस डेट एट 6 जनवरी। तो बेस डेट क्वेश्चन बोलते नहीं बोलते तो भी 6 जनवरी बन रही है सबसे अर्लीएस्ट, और वो दोनों में बन रही है। तो बेटा यहाँ पर बस हमें अपने पास इंडिविजुअली क्या करना होता है, जो बेस डेट 6 जनवरी वहां से लेके अगली ड्यू डेट तक के डेज निकालने, मल्टीप्लाई करना है, 2 अलग अलग बन जाते हैं, परचेज का अलग, सेल का अलग, और फिर आप अपना फॉर्मूला लगा देते हो विच इज बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो आपके पास वो सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने वाला था ही नहीं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड पूरे 5 नंबर आपके होपफुली इस क्वेश्चन में बने होंगे, ठीक है ना। थोड़ा बस डेज निकालते समय ध्यान रखना होता है। देन जो अगला सी पार्ट था उसके अंदर में 2 पार्ट है, तो देयर वाज अ चॉइस। एक चॉइस हमारे पास आ गई यहाँ पे, इधर ए और बी। जो पहले वाला पार्ट है बेटा वो अकाउंट करंट का है, जो ए बी को भेज रहा है 30 जून को प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से, चार्जिंग इंटरेस्ट रेट 6%। तो प्रोडक्ट मेथड है, तो आप सिंपली जो ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आ रही है वहां से लेके 30 जून तक के डेज काउंट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट डाल देंगे, और लास्ट में एक ही बार प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस करके इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी बेटा, 1 जनवरी को ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी है, जो उससे पैसे लेने हैं वो मेरा डेटर है एक तरीके का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे जनवरी के कितने डेज लेंगे सर, जनवरी के पूरे 31 लेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो वो दिन भी आता है, ट्रांजैक्शन नहीं है, बस उसका ध्यान रखना है। फरवरी के आपके 28, फिर आगे चलते जाएंगे जून तक है, तो वो ध्यान आपका बस डेज के समय था, ओपनिंग बैलेंस में गलती नहीं करनी थी। और एक आपके पास 14 फरवरी को, बाकी ट्रांजेक्शन बहुत ईजी है, उसमें कोई ड्यू डेट में फर्क भी नहीं है। बी ने एक्सेप्ट करा था एक बिल जो ए ने ड्रॉ करा था 1 महीने का, तो यहाँ 14 फरवरी में 1 महीने का बिल है, तो 14 मार्च प्लस 3 दिन ग्रेस के 17 मार्च बनता है। तो 17 मार्च से आपने अपने पास डेज काउंट करने थे जो कि 30 जून तक थे, ठीक है ना। एक इसका ध्यान रखना था, बाकी ट्रांजेक्शन फॉर एब्सोल्युटली इजी, बस आपने डेज अमाउंट के हिसाब से करके अपने पास अकाउंट बना देना था। वेरी इजी क्वेश्चन हमारे पास ये अकाउंट करंट से रिलेटेड था, ठीक है ना। देन जो अगला पार्ट था ना, अब वो आया आपके पास पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। सो पार्टनरशिप का था एंड पास्ट एडजस्टमेंट। उसने क्या बोला, देखिए एबीसी पार्टनर्स है बेटा फर्म में, 1 अप्रैल 19 को
उनकी फिक्स कैपिटल कितनी कितनी है वो बता दी। डीड के हिसाब से सी को सैलरी मिलनी है एक तो 5000 पर एनम, सारे पार्टनर्स को आईओसी मिलना है 5% पर एनम, और प्रॉफिट लॉसेस उनकी रेशियो ऑफ कैपिटल में होंगे। तो रेशियो ऑफ कैपिटल इज देयर पीएसआर इज 211, 50 25 25 दैट इज 211 इज देयर पीएसआर। कहते हैं नेट प्रॉफिट जो हमारा 2020 का था 33,000 और अगले साल का 45,000, वो इक्वली डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। तो हमने इन दोनों सालों का प्रॉफिट जो है उनकी बराबर रेशियो इक्वली बांट दिया, और ये हमने ना सैलरी की बात करी ना आईओसी की, कुछ नहीं किया, एडजस्टमेंट एंट्री डालो। तो बेटा हमने क्या बोलते हैं, जो गलत दे दिया उसे रिवर्स कर दो। तो जो 33 और 45 का प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया उन्हें 11 ईच और 15 ईच, वो डेबिट कर देंगे। और सही क्या देना था, सी को सैलरी देनी है 5000 एक साल की है तो 2 सालों की 10 हो गई। आईओसी आपका 5% आ जाएगा, इंडिविजुअली वो क्रेडिट करना है, उनकी कैपिटल पे 2 सालों का है तो वो ले लेना है। और साथ के साथ प्रॉफिट लॉस जो बचा हुआ है वो उनकी रेशियो में 211 में डिवाइड कर देना। तो वो आपकी नेट एंट्री निकल के आ जाएगी विच इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कि जिस पार्टनर को ज्यादा चला गया बेसिकली उसको हम अपने पास डेबिट कर देंगे, तो ये आपका डेबिट टू क्रेडिट करके एंट्री बन जाएगी जो हमारी ये गलती को ठीक कर देगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, +2 लेवल आपके पास क्वेश्चन आए हुए इस पेपर के अंदर में। तो यहां पर में क्वेश्चन 3 के अंदर में हमारे 3 पार्ट थे और एक क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। तो पहला पार्ट जैसे मैंने बोला था बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का था, वहां ध्यान था डिसऑनर रिन्यूअल रिडाइनिंग पे सिग्नी पे आपके पॉइंट बाय पॉइंट था। सेकंड पार्ट एवरेज ड्यू डेट में बायलैटरल ट्रांजैक्शन, वो डबल साइडेड ट्रांजैक्शन थी, गुड बेचे भी थे खरीदे भी थे, परचेज सेल ग्रो ग्रीन वाला क्वेश्चन। और जो अगले 2 पार्ट थे इसमें एक अकाउंट करंट का था प्रोडक्ट मेथड से और एक पार्टनरशिप का था बेटा पास्ट एडजस्टमेंट वाले से, ताकि हम पता चल जाए कौन सा पॉइंट वहां पे कवर किया गया। वेरी इजी क्वेश्चन आपके पास था। देन अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तब थोड़े बड़े वाले क्वेश्चंस आपके पास बन रहे हैं, विच इज फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर मैं क्वेश्चन ने आपको बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है 31 दिसंबर का। ये आपके पास नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब एक्रूअल के हिसाब से जो चीजें डली हुई है, ठीक है ना। और फिर हमें अपने पास उसने इंफॉर्मेशन दे दी है कुछ एडजस्टमेंट के बाद, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट एज ऑलवेज होता है, देन सैलरीज का पॉइंट आपके पास है, जनरल एक्सपेंसेस के अंदर कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस है, ऑडिट फी का पॉइंट है, एक फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारे पास किया गया नोट्स के अंदर में, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन ऐसा आपके पास, वैल्यूज में ही फर्क है। पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास है, ठीक है, इक्विपमेंट की वैल्यू बता रहे हैं तो उसके में आपके डेप्रिसिएशन वगैरह और उससे आपकी परचेज वगैरह निकल के आ जाएगी। फिर क्लब ने एक लोन भी रेज करा था बेटा, उसके बारे में बता रहा है, और वो आउटस्टैंडिंग रहा इस साल में, और क्लोजिंग आपके पास कैश बता रहा है, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन ने क्या मांगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बेटा यहां पर में 2 चीजें मेन है जो मांगी है, रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट। हमें एक अप्रोच से सीखते आइटम बाय आइटम करते चलो, जब मैं बच्चों को लेक्चर में सिखाता हूं। जो अगली चीज आती है वो ये आती है, यहां पर में क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बननी थी, यस, ताकि आपका ओपनिंग कैपिटल फंड एक बार निकल गया था, और रिसीट एंड पेमेंट से आपके पास निकल के आना था ओपनिंग कैश। जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो आपके पास निकल के आता है रिसीट पेमेंट से, वो डलना था ओपनिंग बैलेंस शीट में, और फिर ओपनिंग कैपिटल फंड आता और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट टली हुई थी। जो भी चीज है उसको सारी जगह में प्लॉट करते जाएंगे साथ साथ, तो आपका क्वेश्चन बड़ा इजीली क्लोज हो जाता है। इट इज ऑल अबाउट द अप्रोच, इट इज ऑल अबाउट द अप्रोच। जो आइटम करते जा रहे हो उसको अपने पास हर जगह में दिखाते जाए, ठीक है ना। एक्रूअल से हमें अपने पास जो है कैश बेसिस पे यहाँ पे आना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट बनाना था, ठीक है ना। देन अगला क्वेश्चन इज अबाउट दी पार्टनरशिप एंड विच इज अबाउट दी एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर में उसने बोला था प्रॉफिट लॉस की रेशियो है 3:1, और एक बैलेंस शीट आपको बड़ी जनरल सी दे रखी है यहां पर में। इसके बाद क्वेश्चन ने मुझे जो पॉइंट्स बोले थे, उसने बोला था सी को पार्टनरशिप में लिया था 1 अप्रैल को, टर्म्स बता दी है, गुडविल की वैल्यू लगाई गई है, पर वो पैसे नहीं लेके आ पा रहा कैश के, तो वो आपके पास उसने बोला करंट अकाउंट के थ्रू कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी वो कैपिटल के पैसे तो लेके आ रहा है, ठीक है, 1/5 उसका शेयर इन प्रॉफिट है। बाकी रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट क्या बोली गई है, वो रीएडजस्ट करनी है उनकी पीएसआर के बेस पे, और जो भी एक्सेस डेफिशिएंसी वो ट्रांसफर होगा उनके करंट अकाउंट में। तो जो लास्ट में कैपिटल की आप एडजस्टमेंट करेंगे ना बेटा, वो डिफरेंस जो है वो करंट अकाउंट में जाएगा, वो करंट अकाउंट में जाएगा। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मांगे थे। तो क्वेश्चन एब्सोल्युटली इजी, अगेन अ क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। एक नॉर्मल आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था, कवरिंग द न्यू पार्टनर एडमिशन। वो आपके पास कैपिटल गुडविल रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स वगैरह, रिजर्व वगैरह बढ़ जाने थे ओल्ड रेशियो में आपके पास, देन लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट था, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके 2 पार्ट थे।
वन वॉज एनपीओ, वन वॉज पार्टनरशिप, इसमें रिसीट पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना था, एंड ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट था, एंड यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड था ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अगेन आपके पास नॉट एज सच मैं बोलूं कोई भी इसके अंदर डिफिकल्ट पॉइंट कोई भी था, कुछ भी नहीं था। देन फिफ्थ क्वेश्चन का बेटा पहला पार्ट, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमें एरर्स को रेक्टिफाई करना था। 5 ट्रांजेक्शन, पांचों की पांचों बहुत ही ज्यादा आपके पास आसान ट्रांजेक्शन थी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर में उसने क्या चीज बोली थी, जैसे वेजेस पे की कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, वो गलती से वेजेस अकाउंट में डाल दिया, तो ठीक कैसे करेंगे सर, बिल्डिंग टू वेजेस कर देंगे, क्योंकि डालना था आपके पास बिल्डिंग अकाउंट में, ऑफिस बिल्डिंग कैपिटलाइज करना, आपने वेजेस में डाल दिया, तो बिल्डिंग टू वेजेस सही हो जाएगी एंट्री। क्रेडिट सेल गुड्स की थी 1200 की, रमेश को वो रॉन्गली पास कर दी थ्रू परचेज बुक, तो एंट्री डालनी थी आपके पास जो है रमेश टू सेल्स, परचेज बुक में डालने की वजह से बेटा एंट्री होगी परचेज टू रमेश, तो हमें अपने पास इसको ठीक कर देंगे, आपके पास रमेश को डबल से कर देंगे, टू सेल्स टू परचेज हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ 2000 जो ड्यू है महेश चंद से, वो राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल में, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गया और वो पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, तो बेटा हमें एंट्री डालनी थी कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, हमने डाल दी कैश टू महेश चंद, तो सही एंट्री क्या हो जाएगी, महेश चंद टू बैड डेट रिकवर्ड, वो एंट्री आपके पास आ जाएगी। गुड्स 5000 की कॉस्ट के सेल्स प्राइस 6000 है, वो डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री सैंपल्स के तौर पे अमंग कस्टमर्स, वो रिकॉर्ड ही नहीं करे, मतलब एडवर्टाइजमेंट सैंपल्स की, फ्री सैंपल्स की एंट्री डालना भूल गए, तो फ्री सैंपल्स टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज एंट्री आ जाएगी, और वो कॉस्ट से आएगी बेटा 5000 से सेल प्राइस का लेना देना नहीं, ठीक है ना। और 1500 की रिटर्न करी थी ग्रीन ने, वो रिकॉर्ड ही नहीं करी कहीं पे भी, तो बेटा ग्रीन ने बेसिकली गुड्स वापस करे हैं, तो हमारे पास में ये एंट्री हमने डालना ही बोल के सेल्स रिटर्न की, तो वो एंट्री आपके पास सेल्स रिटर्न की यहाँ पे डल जानी थी। जब बेचते हैं गुड्स तो डेटर टू सेल हो जाता है, वापस करते हैं तो क्या आती है सेल रिटर्न टू डेटर, तो वो एंट्री आ जानी थी सेल रिटर्न टू या रिटर्न इनवर्ट टू ग्रीन, ठीक है ना। तो ये आपके पास इजी था क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर बड़े आसान थे रेक्टिफिकेशन के। देन अगले वाला क्वेश्चन बेटा 31 मार्च का आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट में जो कि मैंने नोट्स पे बच्चों को कराया हुआ, और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में ये आपकी फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स की नॉलेज देख रहा है क्वेश्चन, जहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट आपके पास सब कुछ बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो वो सारी चीजें आपके पास क्वेश्चन में थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी दिया, बाकी चीजें तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट इस साल का हमें बनाना था, जो कि क्वेश्चन ने कहा था। तो जो भी फैक्ट्री वाले खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चले जाएंगे, और रॉ मटेरियल का स्टॉक और डब्ल्यूआईपी के स्टॉक की ट्रीटमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हो जाएगी। वहां से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आनी थी वो आपकी जानी थी ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली, और वहां फिनिश गुड्स का ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक और सेल डलनी थी, वहां से जीपी आना था। और फिर आपके पास जितने भी खर्चे हैं, ऑफिस वाले खर्चे, फैक्ट्री वाले नहीं, ऑफिस वाले खर्चे, वो सारे डलने थे पीएनएल अकाउंट में, अपार्ट फ्रॉम दी अदर एक्सपेंसेस एज वेल। तो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में उसने चीजें बोली थी कि रेंट जो है वो 3/4 फैक्ट्री का, 1/4 ऑफिस का है, तो बेटा फैक्ट्री वाला गया मैन्युफैक्चरिंग में, ऑफिस वाला गया पीएनएल में। लाइटिंग का खर्चा 2/3 फैक्ट्री का है, 1/3 ऑफिस का, अगेन 2/3 गया मैन्युफैक्चरिंग में, 1/3 गया ऑफिस में, ठीक है ना। तो वो चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना था क्वेश्चन को करते समय, बाकी चीजें वर एब्सोल्युटली इजी। और स्टॉक का जैसे मैंने बोला, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के स्टॉक की एडजस्टमेंट कहाँ होती है, रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी के स्टॉक की एडजस्टमेंट वो होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और फिनिश गुड्स आपका डलता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वो कॉन्सेप्चुअली अपने पास ध्यान रखना था, जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस अपने पास किए हुए, सेम क्वेश्चन बिल्कुल आपके साथ किया जाता है। तो देयर वर 2 पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसके अंदर में बेटा पहला पार्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इजी हमने बात करी, और सेकंड पार्ट फाइनल अकाउंट सोल प्रोवाइडर का, यू नीड टू मेंशन एवरीथिंग, प्रिपेयर एवरीथिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट नहीं मांगी थी क्वेश्चन में, ठीक है ना। देन जो अगला है 6th का ये पार्ट, थोड़ा सा ध्यान आपके कॉन्सेप्चुअल चीज पे था इस क्वेश्चन के अंदर में, शेयर फॉर फीचर री इशू वाले को लेके था। एप्लीकेशन इनवाइट की थी, 10,000 शेयर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे आपका पेबल हो रहा है 1 2 3 4, जो 4 स्टेजेस में पैसा आ रहा है, पूरा सब्सक्राइब हुआ। राम जिसको 100 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर्स फॉरफिट इमीडिएटली कर लिए अलॉटमेंट के बाद ही। श्याम जिनको 150 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए थे फर्स्ट कॉल के बाद ही। आफ्टरवर्ड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगाई, मोहन टू 50 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए। जैसे जैसे स्टेज पे पैसे ने तभी फॉरफिट कर लिया, आगे तक वेट नहीं करा, बस एक छोटा सा पॉइंट है। सारे शेयर्स को बाद में री इशू कर दिया, 9 रुपए में फुली पेड। एंट्रीज जाननी है,
तो बेटा यहाँ पर मैं बच्चा क्या गलती करता है, देखो एप्लीकेशन में तो पूरे 10,000 शेयर पे 10,000 रुपए आए 1 रुपए के हिसाब से, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई 10,000 इंटू 2 की 20,000 की, पर मिली कितने पे सर 100 शेयर पे नहीं मिली। तो 100 शेयर पे जब नहीं मिली तो बेटा कितनों पे ही मिली होगी, 9900 पे ही मिली होगी 2 रुपए के हिसाब से। ये रिसीव हुई है, यह आपके पास रिसीव हुई है। हमने ड्यू जो करी थी वो तो पूरे 10,000 इंटू 2 पे करी थी ना, पर मिली 9900 पे। उसके बाद आपने 100 शेयर्स को ना तभी फोरफिट कर दिया, तो उसकी एंट्री तभी डल गई थी। शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू आपके पास या तो कॉल इन एरियर अगर आपने अकाउंट यूज किया, या टू शेयर अलॉटमेंट जैसे आप एंट्री डाल रहे हैं। अब यहां पे जब फर्स्ट कॉल आपने ड्यू करी ना बेटा, फर्स्ट कॉल ड्यू ही 9900 पे होनी थी, बस ध्यान ये रखना था। जब 100 शेयर फोरफिट ही हो गए तो ड्यू कैसे कर दोगे बेटा। अब शेयर था ही कितने 9900, उन पे 3 रुपए की कॉल आपकी ड्यू होनी थी, और रिसीव कितने पे हुई 150 पे रिसीव नहीं हुई, तो 9900 में से 150 आपके पास रिसीव नहीं, तो रिसीव हुई 9750 पे, और फिर 150 शेयर्स आपने फोरफिट कर दिए, ठीक है ना। उसकी एंट्री वही शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन एरियर या शेयर फर्स्ट कॉल। और फिर अगली वाली आपके पास अब ड्यू ही कितने पे होगी 9750 पे 4 रुपए के हिसाब से, और उनपे भी 50 शेयर्स आपके पास ने पैसे नहीं दिए, तो रिसीव हुए 9700 पे, और इनको भी फिर बाद में फोरफिट कर दिया और बाद में रीइश्यू की एंट्री डाल दी, जहां पे 1 रुपए का पर शेयर डिस्काउंट है, फुली पेड अप का बेनिफिट है, और जो आपके पास अमाउंट बचेगा वो शेयर फोरफीचर का वो कैपिटल रिजर्व में चले जाना। तो बड़ा ही एक बेसिक सा क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन, ऑनेस्टली सेइंग डिजर्व नहीं करता था, बट ये बच्चों के लिए बोनस मार्क्स से होपफुली आप बच्चे पूरे 15 नंबर लेके आएंगे। ऐसे क्वेश्चन में ये जरूर होता है कि आप अपनी एंट्रीज को बड़ा क्लियरली मेंशन करिए, ब्रैकेट में वैल्यूज बता दीजिए, कंप्यूटेशन आपके पास जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, नरेशन है, वो सारी चीजें मेंशन करो। 15 नंबर आपको दे रहा है इंस्टीट्यूट, तो इसमें हम नंबर नहीं गवा सकते अपने पास, ठीक है ना। तो एक आपके पास ये क्वेश्चन था विच वॉज वेरी इजी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो है ये आपके पास कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन था, फोरफीचर रीइश्यू, और एक अगला पार्ट फिर मैं आपके पास एनालिसिस वाला भी दिखाता हूँ कि इसमें 2 चीजें पूछी थी बेटा। थ्योरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है बेटा। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट जनरल, जर्नल इज नॉट प्रिंसिपल, इट इज लेजर। आपको लेजर के बारे में बताना था। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इज लेजर, जहां पे सारे जर्नल वाले जो है वो वहां पे आपके पास पोस्टिंग हो जाते हैं और लेजर अकाउंट खुल जाते हैं। तो लेजर इज योर प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट आपके पास यहाँ पे आता है। और रूल्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज, ये क्वेश्चन मैंने आपको इतनी बार बताया था, इवन टेस्ट में भी ये क्वेश्चन डला हुआ था बेटा, कि पोस्टिंग की क्या तरीका होता है, कि आप डेबिट क्रेडिट टू बाय करके अपने पास लिखते हैं, वो सारी चीज आपने बस यहाँ पे स्टेप्स बताने थे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो जनरल आपके पास 5 मार्क्स के दोनों चीज है, तो 2.5 के हिसाब से आपके पास चीज आती है, 2+3 के हिसाब से, तो थोड़ा थोड़ा आपके लिखना, तो बहुत ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट चीज लिखेंगे, आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था वो आपके पास कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड, फोरफीचर रीइश्यू, और अकाउंटिंग प्रोसेस, बेसिकली थ्योरी क्वेश्चन उससे था, जिसमें लेजर वाले का अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो लेजर वाले से ही आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा था, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ऑब्वियसली आपने चॉइस का फायदा उठाया होगा, कोई क्वेश्चन अगर आपको कम आता था तो आप उसको चूज कर सकते थे, आपका चॉइस का एफर्ट था। बहुत बच्चों के मैसेज आए इस पेपर के बाद कि सर हमारा पेपर जो है काफी अच्छा गया, सारी चीजें हमारे पास करी हुई थी, होपफुली आप बच्चे जो है अच्छे नंबर अपने पास लेके आएंगे इस एग्जाम के अंदर में। आई एम टोटली, मुझे पूरा विश्वास है कि अब सारे बच्चे बहुत जबरदस्त नंबर लेके आएंगे, एंड आपके बाकी सारे पेपर भी बहुत अच्छे से हुए होंगे। और अब बस आपके पास जो समय है उसे अपने पास अच्छे से यूज करें, अपने पास मौज मस्ती अपने पास करें, एंड मैं इसको लेके भी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि आप क्या चीजें अभी के लिए कर सकते हैं। बट ये मेरी तरफ से था बेटा दिसंबर 21 का फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का एक बार के लिए पेपर डिस्कशन आप लोगों के साथ मेरी तरफ से था। और भी वीडियोस आप लोगों के लिए मेरी तरफ से यहाँ पे चैनल पे आती रहेगी, काफी वीडियोस चलती रहती है, तो मेरे साथ बने रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ वंडरफुल टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।